जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 23 अक्टूबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर लें और साथ ही साथ जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जाकर के ज्वाइन करें। वहाँ जो डेली का इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसको इस तरह से मैं टिक करके आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ ताकि उस न्यूज़ को ही आप लोग पढ़ सकें। प्रत्येक न्यूज़ को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसी को पढ़ें। प्रत्येक न्यूज़ को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज पे इस न्यूज़ को एक बार देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया है, उपलक्ष्य किया था कि 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन का डोज भारत ने कंप्लीट किया। भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश बना है जिसने 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन का डोज कंप्लीट किया है। ऑफ कोर्स इससे पहले चीन ने ये आंकड़ा पार कर लिया है। भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश बना है जिसने 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन का डोज कंप्लीट किया है या टीका लगाया है। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें अंधेरे में रख रही है सीबीआई। हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी किया है। देखो, ये एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीआई अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था है। और एक और न्यूज़ है आज सीबीआई से संबंधित। ये न्यूज़ यहाँ पे दिया हुआ पेपर 3 में, पेपर 3rd पेज पे दिया हुआ ये न्यूज़ देखो। सीबीआई जांच की सहमति वापस लेने का बंगाल का अधिकार पूर्ण नहीं है। तो इसको बोलते हैं जनरल कंसेंट बोलते हैं। ये क्या होता है जनरल कंसेंट, आम सहमति क्या होता है, इसको लेकर के भी मैं डिस्कस करूंगा सीबीआई के टॉपिक में। तो सीबीआई पे मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा और कंप्लीट डिस्कस कर दूंगा। सीबीआई जो है, सबसे पहला कन्फ्यूजन लोगों को होता है कि सीबीआई आता है होम मिनिस्ट्री के तहत। बिल्कुल नहीं है। सीबीआई गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है। सीबीआई आता है कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत। तो सबसे पहला पॉइंट, सीबीआई कार्मिक, पेंशन और लोक मंत्रालय के तहत आता है, ना कि गृह मंत्रालय के तहत। सीबीआई ना तो संवैधानिक संस्था है और ना ही सांविधिक संस्था है। सीबीआई इज नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी। ना तो संवैधानिक संस्था है, यानी ना तो इसका संविधान में कहीं जिक्र है, और ना ही सांविधिक संस्था है, यानी ना ही संसद के किसी एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना किया गया। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि सीबीआई की स्थापना संसद के किसी एक्ट के माध्यम से अगर नहीं किया गया है तो फिर सीबीआई को शक्ति कहाँ से मिलती है, सीबीआई पावर कहाँ से प्राप्त करता है। सीबीआई छापा करता है, सीबीआई रेड करता है, तो कहाँ से करता है। तो इसके लिए सीबीआई को शक्ति मिला है दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। DSEA, दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के माध्यम से सीबीआई को शक्ति मिला है। और इसी के तहत सीबीआई कहीं जांच कर सकता है, कहीं छापा मार सकता है या कोई अन्य प्रक्रिया संचालित कर सकता है। DSEA एक्ट 1946 के तहत इसे शक्ति मिला है। वर्ष 1963 में भारत सरकार के द्वारा सीबीआई का गठन भारत की रक्षा संबंधित गंभीर अपराध, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, ठगी, गबन, सामाजिक अपराध के अन्वेषण, यानी अन्वेषण मतलब होता है रिसर्च, अन्वेषण मतलब होता है कि उसकी खोजबीन के लिए किया गया था। तो 1963 में 2 संस्था की स्थापना किया गया था और दोनों ही संस्था की स्थापना के संथानम समिति की सिफारिश पे किया गया था। एक तो सीबीआई की स्थापना किया गया था और दूसरा किया गया था CVC की स्थापना। दोनों ही भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संस्था बनी थी। सीबीआई देश में इंटरपोल के सहयोगी के रूप में काम करता है, यानी इंटरपोल को अगर कोई ऑपरेशन भारत में संचालित करना हो तो वो सीबीआई के मदद से संचालित करेगा। सीबीआई के अन्वेषण योग्य मामले, सीबीआई किस मामले में जांच कर सकती है, तो भ्रष्टाचार निरोधक अपराध, यानी भ्रष्टाचार को लेकर के कोई मैटर होगा तो सीबीआई जांच कर सकती है। आर्थिक अपराध को लेकर के कोई मैटर होगा तो सीबीआई जांच कर सकती है। किसी विशेष अपराध के लिए भी सीबीआई जांच कर सकती है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट है। यहाँ पे पॉइंट है कि मिजोरम, राजस्थान, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और केरल ने आम सहमति वापस लिया है। देखो नाम याद रख लेना, हो सकता है पूछा जाए। मिजोरम, राजस्थान, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान
महाराष्ट्र और केरल ने जो है आम सहमति यानी सामान्य सहमति वापस ले लिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सीबीआई के पास अगर मान लेते हैं कोई मैटर जाएगा, सीबीआई के पास अगर कोई मैटर जाता है तो मैटर सीबीआई को रिफर्ड कौन करेगी? केंद्र सरकार रिफर्ड करेगी, या राज्य सरकार केंद्र सरकार से अगर रिक्वेस्ट करेगा तो सीबीआई जांच कर सकती है। जैसे सुशांत सिंह मैटर का जो केस हुआ था, उस केस में बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया था कि सीबीआई की जांच करवाइए, और बिहार सरकार के रिक्वेस्ट पे केंद्र सरकार ने सीबीआई की जांच किया था। अब देखो, केंद्र सरकार डायरेक्टली सीबीआई को आदेश दे सकती है कि आप जाइए कहीं पे जांच कीजिए, लेकिन अगर मान लेते हैं केंद्र सरकार ने डायरेक्टली सीबीआई को अगर ऑर्डर दिया कि आप जाइए महाराष्ट्र में जांच कीजिए, महाराष्ट्र में जा करके जो है वो क्या करेगी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेगी सीबीआई। केंद्र सरकार ने मान लेते हैं सुशांत सिंह राजपूत के मैटर पे सीबीआई को आदेश दिया कि आप जाइए महाराष्ट्र में जांच कीजिए। महाराष्ट्र में सीबीआई जाएगी तो सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट से परमिशन लेगी, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर परमिशन नहीं देता है तो ऐसे कंडीशन में सीबीआई वहाँ पे जांच नहीं कर सकती है। इसी तरह से बंगाल सरकार अगर परमिशन नहीं देता है तो सीबीआई वहाँ पे जांच नहीं कर सकती है। अब हुआ क्या कि कई सारे भारत के लगभग सभी देशों ने या अधिकतर देशों ने सीबीआई को आम सहमति दे दिया। आम सहमति का मतलब ये होता है कि सीबीआई को मान लेते हैं कि अब महाराष्ट्र में सीबीआई जाएगी जांच करने के लिए, तो बार बार उसे केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बार बार उसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्टली जाकर के जांच कर सकती है। आम सहमति मतलब है कि सीबीआई को ऑलरेडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आम सहमति दे दिया है कि आप आइए हमारे यहाँ जांच कीजिए, हमसे बार बार आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, जब आपकी इच्छा हो आप आइए हमारे यहाँ जांच कर सकते हैं। तो लगभग भारत के सभी देशों ने सभी राज्यों ने आम सहमति दिया हुआ, बिहार ने आम सहमति दिया, उत्तर प्रदेश ने सहमति दिया हुआ है, लेकिन ये कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने आम सहमति वापस ले लिया है। मिजोरम, राजस्थान, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और केरल वो स्टेट हैं जिन्होंने आम सहमति वापस ले लिया। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर सीबीआई यहाँ पे जांच करेगी तो सबसे पहले इन राज्य सरकार से पहले परमिशन लेना होगा, और ये राज्य सरकार अगर परमिशन देगी तभी सीबीआई इस राज्य में जांच कर सकती है, अदरवाइज सीबीआई जांच नहीं करेगी। दूसरा क्या होता है कि सीबीआई में अगर कोई मैटर जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय सीबीआई में किसी मैटर को भेजती है, यानी उच्च न्यायालय अगर कोई जांच करवाना चाहती है, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय कोई जांच करवाना चाहती है, तो वैसे कंडीशन में वो सीबीआई को आदेश देगी, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का अगर आदेश सीबीआई को मिलता है और उसके बाद सीबीआई कहीं जांच करती है तो उसे किसी भी सहमति की आवश्यकता नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को परमिशन दिया कि आप जाइए महाराष्ट्र में जांच कीजिए, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सीबीआई महाराष्ट्र में जांच करेगी तो इससे किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र सरकार की किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी भी सरकार के इसे परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई किसी राज्य में जाकर जांच करती है, लेकिन केंद्र सरकार के आदेश के बाद अगर सीबीआई किसी राज्य में जाकर के जांच करती है तो वैसे कंडीशन में उसे उस राज्य की सहमति की आवश्यकता होती है। सीबीआई क्या छोटो मोटो ले सकता है? स्वतः संज्ञान क्या सीबीआई ले सकता है? तो बिल्कुल ले सकता है, लेकिन केवल केंद्र शासित प्रदेश का कोई मैटर होगा तभी जाकर के सीबीआई स्वतः संज्ञान लेगा। दिल्ली का कोई इशू होगा, पांडिचेरी का कोई इशू होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कोई इशू होगा, लक्षद्वीप का कोई इशू होगा, चंडीगढ़ का कोई इशू होगा, तभी जाकर के सीबीआई स्वतः संज्ञान ले सकती है। स्टेट के किसी मैटर में सीबीआई स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती है। अब देखो सीबीआई के निदेशक की प्रावधान। सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति पहले DSPE दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत किया जाता था, लेकिन जब से लोकपाल का गठन हुआ तो सीबीआई वर्ष 2014 में लोकपाल अधिनियम ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए एक समिति का प्रावधान किया, और इस समिति में जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, और भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, CGI होते हैं। PM, लीडर ऑफ अपोजिशन और CGI ये तीनों मिलकर के सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति करती है, सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति करती हैं। तो ये प्रावधान किया गया था बेसिकली लोकपाल अधिनियम में, ये प्रावधान किया गया था।
और साथ ही साथ सीबीआई के निदेशक का जो कार्यकाल तय किया गया है वो तय किया गया है आपको सीवीसी एक्ट 2003 के द्वारा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के द्वारा सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल तय किया गया और इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। देखो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। सीबीआई को शक्ति मिला हुआ है डीएसपी एक्ट से, सीबीआई को जो शक्ति मिला हुआ है वो है डीएसपी एक्ट से। सीबीआई के निदेशक की जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति का प्रोविजन किया गया है लोकपाल अधिनियम से, और सीबीआई के निदेशक का जो कार्यकाल तय किया गया है वो किया गया है सीवीसी एक्ट के द्वारा। तो कई सारी चीज़ें सीबीआई में कन्फ्यूजन की कंडीशन है, इसलिए सीबीआई के बारे में जब भी चर्चा किया जाता है कि सीबीआई में क्या सुधार होना चाहिए, तो एक रिकमेंडेशन दिया जाता है, और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी रिकमेंडेशन दिया है कि सीबीआई के लिए एक अलग से एक्ट लाइए, सीबीआई के लिए अलग से एक्ट लाइए। चूँकि सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति के लिए कोई अलग एक्ट है, सीबीआई के प्रोविज़न के लिए कोई अलग एक्ट है, सीबीआई को शक्ति कहीं और से मिला हुआ है, सीबीआई के कार्यकाल के लिए कोई अलग से एक्ट है। तो ऐसा नहीं करके सीबीआई के लिए एक स्पेशल एक्ट लाइए। इसका मतलब ये हुआ कि सीबीआई को सांविधिक दर्जा दीजिए, स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दीजिए। तो सीबीआई के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। 39 महिलाओं को सेना में 7 दिन में दे अस्थायी कमीशन। इन महिलाओं को एसएससी मिला हुआ था, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन मिला हुआ था। देखो ये लगातार चर्चा पिछले 2 वर्ष में देख रहा हूँ, लगातार चर्चा है परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन। महिलाओं को केंद्र सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब परमानेंट कमीशन दिया जा रहा है। शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता था, एसएससी इसको कहते हैं। सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था कि आप 10 वर्ष तक सेवा कर सकते हैं और आपको 4 वर्ष का एक्सटेंशन मिल सकता है मैक्सिमम। यानी आप मान लेते हैं कि अभी 2021 में अगर सेवा देना शुरू करोगे तो 31 तक आप सेवा कर सकते हैं, और सेना अगर चाहेगी तो आपको 4 वर्ष का एक्सटेंशन दे सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा का एक्सटेंशन आपको नहीं मिल सकता है। तो इसको शॉर्ट सर्विस कमीशन कहा जाता था। अब इसको परमानेंट कमीशन महिलाओं को दर्जा दिया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि जिस तरह से एक व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र में रिटायर करता है, उसी तरह से परमानेंट कमीशन में जाएंगे महिलाएं तो वो भी 60 वर्ष की उम्र में वहाँ से रिटायर करेंगे। ये केस किया गया था बेसिकली 2003 में और 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें फाइनली डिसीजन दिया है, महिलाओं को परमानेंट कमीशन का दर्जा दिया जाए या परमानेंट कमीशन में शामिल किया जाए, उससे संबंधित ये न्यूज़ है। दाऊद मसूद सईद पे करनी होगी पाकिस्तान को कार्रवाई। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान बरकरार है और FATF ने सख्त तौर पे पाकिस्तान को निर्देश दिया है कि आपको दाऊद मसूद और सईद पे भी कार्रवाई करनी होगी। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में आपको निश्चित तौर पे पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में। 1989 में इसकी स्थापना किया गया था। G7 कंट्री के द्वारा इसकी बेसिकली स्थापना किया गया था। इसका 2 लक्ष्य है। प्रारंभ में इसका जो लक्ष्य था वो था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, और 2001 में अमेरिका में आतंकवादी हमला के बाद इसका एक और टारगेट हो गया, और वो टारगेट था कि टेरर फिनेंसिंग को यानी आतंकवादियों को वित्त पोषण देने से रोकना भी। पाकिस्तान दोनों ही चीज़ के लिए कुख्यात है। दोनों ही चीज़ के कारण पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी और टेरर फिनेंसिंग के लिए भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। देखो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और लेकिन मैं इस पर डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाना है। इंडिया USA पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाया था, चाइना पे बनाया था, लेकिन ब्रिटेन पे मैं स्पेशल वीडियो नहीं बना रहा हूँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्यों है? ब्रिटेन के एक तो विदेश मंत्री भारत आई हुई हैं और हमारे देश के विदेश मंत्री उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ब्रिटेन ब्रेग्जिट से बाहर आ चुका है, यानी ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से बाहर आ चुका है। अब हमें यूरोपीय यूनियन के लिए एक अलग रणनीति तैयार करनी होगी भारत सरकार को, और हमें ब्रिटेन के लिए एक अलग रणनीति तैयार करनी होगी, चूँकि ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से स्वतंत्र हो चुका है। तो इसलिए अभी के समय में भारत ब्रिटेन संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके लिए भारत सरकार एक अलग से स्ट्रेटजी तैयार कर रही है। यूरोपीय यूनियन के लिए अलग से स्ट्रेटजी और ब्रिटेन के लिए अलग से स्ट्रेटजी भारत सरकार तैयार कर रही है।
बहरहाल इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस न्यूज़ को ज़रूर आप लोग पढ़ लें। उपभोक्ता अदालतों की रिक्तियां भरने में देरी से सुप्रीम कोर्ट नाराज। देखो, उपभोक्ता अदालत बन गया, लेकिन उसके यहाँ पे जो है उसमें ट्रिब्यूनल बन चुका है। ट्रिब्यूनल में जजों की नियुक्ति नहीं हो रही है, इसको लेकर के सर्वोच्च न्यायालय नाराज है। एक बार इसको देख सकते हैं। मानवता के सम्मान बचाने के लिए भारत ने लड़ा था 1971 का युद्ध। एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। इस न्यूज़ को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। एक तो हमारे देश के विदेश मंत्री और पीएम से WTO की महानिदेशक बनी हैं, और ये बनी हैं नागोंगजी ओंकोजो-इवेला। ये मुलाकात करने के लिए आई है। फर्स्ट अफ्रीकन है जो इस पोस्ट पे पहुंची है। WTO की महानिदेशक बनी है नागोंगजी ओंकोला-इवेला, राइट। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखेगा अमृत महोत्सव का रंग। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 52 का आयोजन किया जा रहा है गोवा में। 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। ईरान के रक्सान जूरी का इस बार प्रमुख है। और साथ ही साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो इसको यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा जगत की 2 प्रमुख हस्तियाँ हैं। इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। बाकी एक बार इसको पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रत्येक स्टेट पीसीएस में देखता हूँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कहाँ आयोजन हो रहा है। तो प्रत्येक वर्ष इसी जगह आयोजन होता है, गोवा में ही प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है। उत्तराखंड में बाढ़ की कंडीशन है, और केरल में भी बाढ़ की कंडीशन चल रही है। एक बार इसको भी देख सकते हैं। अगेन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि डीजल की बढ़ी कीमतों के विपरीत मौसम में चलने वाली ढुलाई की महंगी उपभोक्ताओं के लिए बोझ पड़ रहा। लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए कल भी हमने डिस्कस किया था, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना आया। भारत में जीडीपी का लगभग 13% लॉजिस्टिक्स पे खर्च होता है। देखो, ये सब टॉपिक ऐसा जिस पे कई बार हमने डिस्कस किया। लॉजिस्टिक्स को जब तक कम नहीं किया जाएगा, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं, और सरकार को ये बात पता है, इसलिए सरकार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना भी लाया, राइट। तो वो पॉइंट है, इसको एक बार देख सकते हैं। विकसित देशों में जीडीपी का महज 4 से 5% खर्च होता है लॉजिस्टिक्स लागत। भारत में जीडीपी का 13% खर्च होता है लॉजिस्टिक्स लागत। तो डाटा भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे जो ये न्यूज़ है, भारत में घट रही है पाम तेल की कीमतें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरसों को लेकर के सरकार काम कर रही है, और सरसों का उत्पादन 10 लाख टन क्रॉस कर गया है। तेल इंपॉर्टेंट क्यों है? यूपीएससी ने लगातार 2-3 वर्ष तक तेल पे क्वेश्चन पूछा, प्रीलिम्स में और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ। इस बार भी अगर आप देखोगे यूपीएससी 2021 का प्रीलिम्स, तो पाम ऑयल पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो मैं लगभग 4 वर्ष में देख रहा हूँ लगातार यूपीएससी तेल पे क्वेश्चन पूछ रहा है। उसका रीज़न है कि जो खाद्य सामान हम विदेशों से मंगाते हैं, जो भी खाद्य सामान, खाने के सामान हम विदेशों से मंगाते हैं, उसमें सबसे अधिक फॉरेक्स रिजर्व जो हमारा खर्च होता है, वो खर्च होता है तेल पे। भारत का सबसे अधिक फॉरेक्स रिजर्व किसी आयात वस्तु पे खर्च होता है, तो वो खर्च होता है क्रूड ऑयल पे। लेकिन खाने के सामान, खाद्य सामान में सबसे अधिक अगर हमारा फॉरेक्स रिजर्व खर्च होता है, सबसे अधिक हम आयात पे खर्च करते हैं, तो वो करते हैं तेल पे। सरकार ये समझ रही है कि जब तक तेल में हमें आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है, और इसके लिए सरकार ने पाम ऑयल मिशन लाया था, जो 11,000 करोड़ की परियोजना थी, राइट। तो तेल को लेकर के जो भी काम हो रहा है, वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम उत्पादों पे टैक्स लगाने पे एमएसपी की बैठक। देखो, पेट्रोलियम उत्पाद पे टैक्स घटाने का
एमपीसी में जो है पहली बार डिसाइड किया गया है कि पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स घटाया जाए, इसके लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि डिसाइड नहीं किया गया है एमपीसी में, लेकिन चर्चा चल रही है कि पेट्रोलियम उत्पाद पर टैक्स घटाया जाए। यहाँ पे सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है ये कमेटी एमपीसी। यूपीएससी ने डायरेक्टली इस कमेटी पे क्वेश्चन पूछा था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से कहते हैं, आरबीआई के गवर्नर इसको लीड करते हैं। इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं और 3 सदस्य सरकार के होते हैं। 6 सदस्य इस समिति को लीड करते हैं। आरबीआई के जो 3 सदस्य होते हैं उसी में से एक सदस्य होता है आरबीआई गवर्नर, जो इस समिति का अध्यक्ष होता है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग प्रत्येक 2 महीने पे होती है, साल में इसकी 6 मीटिंग होती है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन से कई बार स्टेट पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग एक वर्ष में कितनी बार होती है। एक वर्ष में 6 बार होती है, क्योंकि प्रत्येक 2 महीने पे इसकी मीटिंग होती है, राइट। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 ही मेंबर होते हैं। 12 मेंबर यूपीएससी ने गलती से ऑप्शन में डाल दिया था, सिर्फ 6 मेंबर होते हैं। एक बार इसको पढ़ सकते हैं, राकेश झुनझुनवाला द बिग बुल, इसको कहा जाता है द बिग बुल। प्राइम मिनिस्टर मोदी की इनकी मुलाकात हुई है कुछ दिन पहले, उसी को लेकर के इन्होंने एडिटोरियल लिखा है। तो एक बार पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं दिख रहा है। सेक्युलरवाद और भारतीय की धारणा, एक बार इसको भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पराली से बनाई बैटरी लागत कम और चलेगी ज़्यादा, एक बार इसको भी देख सकते हैं। देखो, पराली का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा। जब तक पराली को किसान के लाभ के लिए यूज़ ना करना शुरू कर दिया जाए, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पराली किसान तब तक जलाते रहेंगे क्योंकि किसान को इससे लॉस हो रहा है। पराली को अगर फ़ायदे का सौदा बना दिया जाए, पराली से कुछ इनोवेटिव किया जाए, या किसानों के पराली को सरकार खरीद ले, प्राइवेट कंपनी खरीद ले और इस तरह का इनोवेशन में यूज करे, तो निश्चित तौर पे ये किसानों के लिए भी बेनिफिट होगा और सरकार के लिए बेनिफिट होगा, देश के लिए भी बेनिफिट होगा। नहीं तो इसी तरह से पराली किसान जलाते रहेंगे और दिल्ली में एयर पोल्यूशन बनता रहेगा। दिल्ली में वर्तमान में गैस चैम्बर के रूप में दिल्ली तब्दील हो जाता है। भारत अमेरिका के रिश्ते विश्वास पे आधारित हो रहे हैं गहरे। संधू अमेरिका में भारत के राजदूत हैं, इन्होंने स्टेटमेंट दिया, एक बार देख सकते हैं। ताइवान को लेकर के अमेरिका और चीन में तनातनी, देखो एक कोटेशन इधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया, जब उनसे मीडिया में पूछा गया कि क्या ताइवान पे चीन हमला करेगा तो इसी तरह से अमेरिका खामोश रहेगा, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर चीन ताइवान पे हमला करता है तो अमेरिका खामोश नहीं रहेगा, अमेरिका रिएक्ट करेगा, अमेरिका चीन के विरुद्ध युद्ध करना शुरू कर देगा, राइट। तो ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन इधर है, बहुत बड़ी घटना, निश्चित तौर पे चीन भी इसे सहमा होगा। इसको भी एक बार देख सकते हैं। इस तरह का जो मूवमेंट हुआ था टीएलपी का, पाकिस्तान की एक पार्टी है, इस पार्टी को पाकिस्तान सरकार ने टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया था, बाद में टेररिस्ट की लिस्ट से हटा दिया है। पाकिस्तान की पार्टी है, टीएलपी लगातार फिर मूवमेंट कर रही है। हमने देखा है कि फ्रांस के सफ़ीर को बाहर निकालने के लिए टीएलपी ने पहले भी मूवमेंट किया था। फ्रांस के एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकालने के लिए टीएलपी ने पहले भी मूवमेंट किया था। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये न्यूज़। जलवायु परिवर्तन से मछली की कई प्रजातियां नष्ट। देखो, जलवायु परिवर्तन को लेकर के एक रिपोर्ट आया था कि 1970 से लेकर के 2010 तक विश्व की लगभग 60% प्रजाति नष्ट हो गई है। एक बार इसको भी देख सकते हैं। और इसी को लेकर के यूएनसीसीडी इंपॉर्टेंट है, यूएनसीबीडी की मीटिंग होने वाली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिफिकेशन को रोकने के लिए ये कमेटी बेसिकली काम करती है, ये संस्था काम करती है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।